Good morning, students. Let's start the today's class with our chapter soil. So, in today's class, we'll study about properties of soil. सो पिछली क्लासेस में बच्चों हमने ये देखा था कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सॉइल की प्रॉपर्टीज़ का मतलब सॉइल जैसे इंसान की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कोई इंसान लंबा है, कोई छोटा है, ओके, कोई तेज़ दौड़ लेता है, कोई धीरे दौड़ लेता है. वैसे ही अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वैसे ही सॉइल की भी प्रॉपर्टी होती है, ओके, कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी मिट्टी पानी को देर तक एब्जॉर्ब करके रखती है, कौन सी मिट्टी में क्रॉप्स ज़्यादा उगते हैं. तो ये सारी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके. तो इन प्रॉपर्टीज़ में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. मतलब मिट्टी पानी को कितना ज़्यादा सोखती है, कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखती है, ओके. तो वो कहलाता है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, ओके. तो चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से शुरुआत करते हैं. पहला है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर. तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने ये परकोलेशन रेट के बारे में पढ़ा था. इसमें क्या हुआ था कि 50 × 50 सेंटीमीटर के दो बॉक्सेस बनाए गए थे, एक घर के फ्लोर पे और दूसरा कच्ची रोड पे. कच्ची रोड क्या होती है? जो मिट्टियों से बनी होती है, ओके, जो सीमेंटेड या डांबर वाली नहीं होती, जो मिट्टियों से बनी होती है, ओके, वो रोड कच्ची होती है. तो घर के जो फ्लोर है जो सीमेंटेड होता है उस पर एक बॉक्स बनाना है और एक बॉक्स बनाना है कहाँ पर? कच्ची रोड पर. तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस ये पाएंगे, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखने ये मिलेगा कि जो कच्ची रोड वाले बॉक्स है, ओके, तो जब हम इन दोनों में पानी डालते हैं, ओके, हम दोनों में पानी डालेंगे. कहाँ कहाँ हमने दो बॉक्स बनाए थे, एक घर के फ्लोर पे बनाए थे और एक हमने कच्ची रोड पे बनाए थे. तो जो घर के फ्लोर वाला बॉक्स है और जो कच्ची रोड वाला बॉक्स है, दोनों में हमने 1-1 लीटर सपोज पानी डाला या 200 ml पानी डाला, ओके. तो आप देखेंगे फ्लोर पे जब आप पानी डालते हो, फ्लोर वाले बॉक्स पे जब आप पानी डालते हो, तो फ्लोर वाला बॉक्स जो है वो उस पर पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है, फैल जाता है. बट जैसे ही आप रोड वाले जो कच्चा रोड था उस वाले बॉक्स पे जब आप पानी डालते हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है. एब्जॉर्ब मतलब सोख लिया जाता है, ओके. तो यहाँ पर हमको डिफरेंस ये पता चल रहा है कि जो मिट्टी वाली रोड है, जो मिट्टी वाली रोड है वो पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, ओके. तो ये परकोलेशन रेट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ओके. फिर हमने ये देखा था कि परकोलेशन रेट की अगर बात की जाए तो हमने एक्टिविटी 9.4 में भी परकोलेशन रेट के बारे में देखा था. इसमें क्या किया गया था कि सारे एक क्लास के स्टूडेंट्स को 3 टीम में डिवाइड कर दिया गया. सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं तो 10-10 स्टूडेंट्स की 3 टीम बना दी गई, ओके. 3 टीम्स बना दी गई, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी. यू विल बी फाइंडिंग हाउ फास्ट द वाटर पासेस डाउन द सॉइल. आप ये आपको ये खोजना है, इन तीनों टीमों को ये खोजना है कि कितनी तेज़ी से पानी जो है वो सॉइल से पास होता है. यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप. आपको एक हॉलो सिलेंडर या पाइप की ज़रूरत पड़ेगी. ये देखिए यहाँ पर एक पाइप है, ओके. फिर क्या करना होगा? जो हॉलो सिलेंडर या पाइप है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. फिर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक टीम जो है वो पाइप को यूज़ करे एक ही डायमीटर के, एक ही डायमीटर के पाइप को यूज़ करे, एक ही चौड़ाई या मोटाई के पाइप को यूज़ करे, ओके. सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच पाइप आर गिवन बिलो. कुछ सजेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा सा टिन कैन जो है उसका बॉटम हटा दिया जाए और उस टिन कैन को एज अ पाइप यूज़ कर लिया जाए, ठीक है. दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है, इफ़ पीवीसी पाइप, अगर एक पीवीसी पाइप को यूज़ कर लिया जाए जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर है, तो उसको काट लिया जाए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज में और फिर यूज़ किया जाए, ओके. इफ़ पीवीसी पाइप इज़ अवेलेबल, अगर पीवीसी पाइप अवेलेबल है, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके, ये केमिकल होता है जो प्लास्टिक जैसा होता है, ओके. तो अगर इसका पाइप अवेलेबल है तो इसको 20 सेंटीमीटर के लंबे लंबे पीसेज में कट कर लिया जाए. एट अ प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, जहाँ पर आप सॉइल को कलेक्ट कर रहे हो लगभग 2 सेंटीमीटर अंदर तक इस पाइप को गड़ा दो, ओके. पाइप को क्या करना है, 2 सेंटीमीटर अंदर तक ग्राउंड पे गड़ा देना है, ओके.
फिर 200 ml पानी डालना है इस पाइप में, और धीरे धीरे 200 ml पानी जो है आप देखेंगे कि कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, कैसे मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो यही परकोलेटिंग कैपेसिटी है सॉइल की। इस परकोलेटिंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है। परकोलेशन रेट को मेजर करने के लिए, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब बच्चों होता है, रेट का मतलब होता है टाइम। ओके, तो कितने समय में कितना पानी मिट्टी सोख लेती है। मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो कितने टाइम में कितना ज़्यादा पानी सोख लेती है, वो होता है परकोलेशन रेट। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, जितना भी पानी आपने लिया, सपोज 1 गिलास पानी लिया है, तो 1 गिलास पानी मिट्टी कितनी देर में सोख लेती है, वो कहलाएगा परकोलेशन रेट। ओके, ये ml पर मिनट होता है, मतलब मिलीलीटर्स पर मिनट होता है। ओके, तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक्स 20 minutes फॉर 200 ml टू परकोलेट। किसी मिट्टी को टेस्ट करना है, उसके सैंपल को टेस्ट करना है, तो आप सपोज करिए कि 200 ml पानी को, मिट्टी को 200 ml पानी एब्जॉर्ब करने के लिए 20 मिनट लगे। 200 ml पानी मिट्टी को एब्जॉर्ब करने के लिए 20 मिनट लगे। ओके, तो रेट ऑफ परकोलेशन क्या हो गया? 200 ml अपॉन 20 मिनट्स। तो टोटल रेट ऑफ परकोलेशन क्या हो गया? 10 ml पर मिनट। ओके, रेट ऑफ परकोलेशन क्या हो गया? 10 ml पर मिनट। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल। अपने मिट्टी के सैंपल में रेट ऑफ परकोलेशन कैलकुलेट करिए। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विथ अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकोलेशन। सॉइल सैंपल्स को अरेंज करना है, अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर करना है दूसरों से, और सॉइल सैंपल्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि जैसे सपोज किसी मिट्टी ने 10 ml पानी को 1 मिनट में एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो इसने कम टाइम लिया। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है ज़्यादा, कम से ज़्यादा। ओके, छोटे से बड़ा। ओके, तो जिसने कम टाइम लिया उसको पहले रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज दूसरी सॉइल सैंपल ने वही सेम अमाउंट ऑफ वाटर में ज़्यादा टाइम लिया, तो उसको सेकंड नंबर पे रखना है। तो ऐसे कर करके क्या होता है कि अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ परकुलेशन की कौन सी मिट्टी कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ओके, पानी को। अब आज का टॉपिक हमारा शुरुआत करते हैं, वो है मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेंट, नमी। नमी मतलब सीधा सा कनेक्शन नमी से, नमी का किससे है? पानी से। ओके, जितनी ज़्यादा नमी होगी मतलब उतना ज़्यादा पानी प्रेजेंट है सॉइल में। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? क्या आप कभी किसी खेत के आसपास से निकले हो गर्मी में? आपने ये देखा होगा कि खेत के ऊपर की जो हवा है वो हल्की सी शेडी लगती है। शेडी मतलब हल्की सी हिलती डुलती लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये शिमरिंग क्यों होती है? चलिए एक एक्टिविटी को कर कर पता लगाते हैं। एक्टिविटी 9.5, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। एक ट्यूब लेना है जिसको बॉईल करना है। ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, इसको बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं। ओके, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल सैंपल इन इट। 2 चम्मच मिट्टी डाल देनी है उसमें। हीट इट ऑन अ फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट। गर्मी पे उसको चढ़ा देना है और थोड़ी देर ऑब्जर्व करना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। चलिए खोजने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि गर्म करने के बाद क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉपलेट्स एनीवेयर? क्या आप वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं देख पा रहे हो? क्या पानी की ड्रॉपलेट्स आपको कहीं देखने मिल रही है? इफ़ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? अगर देख पा रहे हो इस टेस्ट ट्यूब में पानी की बॉटल, पानी के जो वाटर के जो वो हैं ड्रॉपलेट्स हैं, वो कहीं अगर आप देख पा रहे हो तो आप मुझे बताओ। ओके, डिड यू सी एनी ड्रॉप वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? इफ़ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? आपको ये बताना है कि आपने ये कहाँ पर देखी। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स। क्या होता है, जो गीली मिट्टी होती है या जो मिट्टी होती है उसमें थोड़ा सा पानी होता है। जब उस मिट्टी को हम हीट करते हैं तो वो पानी धीरे से इवेपोरेट करता है, उड़ता है, उड़ करके इकट्ठा हो जाता है बॉइलिंग ट्यूब में। ओके, द वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर
इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ बॉइलिंग ट्यूब। अब देखिए ये जो बॉइलिंग ट्यूब है इसका अपर पार्ट ये हो गया, ये इसका अपर पार्ट है। तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी से पानी इवेपोरेट करके इस अपर पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा, इस ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाएगा। ओके, फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। अपर पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा बॉइलिंग ट्यूब के। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट। गर्मी के दिनों में जो वेपर, वेपर मतलब क्या होता है, भाप। भाप कब बनती है, जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है तब वो भाप बन के उड़ता है। ओके, तो गर्मी के दिनों में जो सॉइल से जो वेपर उठती रहती है, जो भाप उठती रहती है, वो सनलाइट के कारण होती है। ओके, और उसके ऊपर की जो एयर है, मिट्टी के ऊपर की एयर है जो, वो हल्की हल्की शिमर करती रहती है। शिमर इसलिए करती रहती है क्योंकि देखिए मिट्टी जो है वो उसमें हल्का सा पानी होता है, कहीं की भी मिट्टी हो थोड़ा बहुत पानी उसमें रहता है। जब सूरज की रोशनी उस मिट्टी पे पड़ती है तो उस पर भरा हुआ जो पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट करने लगता है, धीरे धीरे हवा में उड़ जाता है। ओके, तो जब वो हवा में उड़ रहा होता है तब वहाँ की जो हवा है वो हल्की हल्की शेडी दिखाई देती है, वो हल्की हल्की शिमरिंग दिखाई देती है। ऐसा लगता है वो हवा जो है वहाँ पर ब्लर है। ओके, हिल रही है हल्की हल्की। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब। सॉइल को गर्म करने के बाद उसको ट्यूब से बाहर निकाल लीजिए। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड। अब इस मिट्टी को उस मिट्टी से कंपेयर करिए जिसको गर्म नहीं किया गया है। इसको तो गर्म कर दिया गया है, बट आपको इस मिट्टी को उस मिट्टी से कंपेयर करना है जिसको गर्म नहीं किया गया है। ओके, जो नॉर्मल आप कहीं से भी उठा लोगे वो नॉर्मल मिट्टी होगी, उससे कंपेयर करना है। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। पानी का एब्जॉर्प्शन मिट्टी के द्वारा, कैसे मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट। क्या सारी मिट्टियाँ एक ही रफ्तार से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं? चलिए फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 9.6, टेक अ प्लास्टिक फनल। एक प्लास्टिक की कुप्पी लेनी है, फनल लेनी। फनल क्या होता है ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको कोन शेप का दिख रहा होगा जिसके अंदर पेपर रखा हुआ है वही फनल है। ओके, तो ऐसा आपको फनल लेना है। टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट। एक फिल्टर पेपर लेना है, या अगर फिल्टर पेपर नहीं मिले तो न्यूज़पेपर शीट का एक पेपर लेना है। फोल्ड एंड प्लेस इट एट शोन इन द फिगर। जैसे ये इस पे पेपर फोल्ड करके कोन शेप का बना दिया गया है, उसी तरह आपको कोन शेप पेपर बना देना है। ओके, और फनल में रख देना है। फिर क्या करना है, मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर में एक थोड़ा सा पानी मेजर करके रखिए। एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। और धीरे धीरे बूंद बूंद करके उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके उसको डालिए। ओके, कंटेनर में गिरने दीजिए, रिसने दीजिए। यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज़। आप ड्रॉपर यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। सारा का सारा पानी एक ही जगह गिरने मत दीजिए। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल। पानी को पूरी मिट्टी पे पोर होने दीजिए। पोर मतलब फैला दीजिए। ओके, कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग। वाटर को पोर करते रहिए तब तक जब तक वो ड्रिप करता रहे। तो देखिए क्या करना है आपको, ये एक फ़नल लेना है, फ़नल में पेपर लगा लेना है। पेपर के अंदर आपको क्या करना है, फ़नल के अंदर आपको मिट्टी डाल देनी है पाउडर फॉर्म में। ओके, पत्थर वाली मिट्टी नहीं, एकदम चिकनी मिट्टी जो होती है वो डाल देनी है। फिर आपको धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी डालना है। ओके, जैसे ड्रॉपर से डाला जा रहा है वैसे बूंद बूंद करके पानी डालना है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि पानी बूंद बूंद करके नीचे से टपकने लग जाता है। ओके, तो आपको ये देखना है। देखिए सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है, बीकर में फ़नल लगाना है। फ़नल में पेपर को ऐसे फोल्ड करके लगाना है। उस पेपर के अंदर मिट्टी डालनी है, जो मिट्टी साफ़ होनी चाहिए। ओके, फिर ड्रॉपर से धीरे धीरे पानी डालिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो आप पानी डालने वाले हैं उसको मेजर कर लीजिएगा। सपोज़ 200 ml अगर आप पानी डालने वाले हैं तो 200 ml पानी आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, कि आप 200 ml पानी डाल रहे हैं।
जब 200 ml पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालेंगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब यहाँ नीचे से पानी एक एक बूंद करके टपकने लगेगा। पूरा 200 ml पानी को धीरे धीरे करके उस फिल्टर पेपर से पास कर दीजिए। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी अब, ये कि जो पानी आपको नीचे इकट्ठा हुआ मिलेगा, तो आपने अगर 200 ml डाला था तो हो सकता है आपको नीचे सिर्फ 150 ml मिले। ओके, 150 ml पानी आपको बीकर में मिले, जो पानी नीचे टपक टपक के इकट्ठा हुआ है। बाकी 50 ml जो है वो मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यही एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बोलते हैं परकोलेशन कैपेसिटी। ओके, तो परकोलेटिंग कैपेसिटी को जांचने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिट्टी को एक पेपर में डालकर इकट्ठे करके ऐसे फनल में डाल करके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी जो है उस पर रिसाते रहें। उससे क्या होगा कि पानी एक लिमिट के बाद गिरने लगेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कितना पानी आपने लिया था। ओके, अगर आपने 200 ml पानी लिया था तो 200 ml पानी को जब आप पूरा डालेंगे तो आपको बीकर में हो सकता है 150 या 160 ml पानी ही मिले। बाकी का 40 ml कहाँ गया? बाकी का 40 ml सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। pour water all over the soil, keep pouring water till it start dripping. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder. जो measuring cylinder है उसके अंदर जितना पानी है, जितना पानी बच गया है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? उस पानी से जो आपने स्टार्टिंग में लिया था। सपोज़ आपने स्टार्टिंग में 200 ml पानी लिया था और जो बीकर में पानी बचा वो 150 ml ही है, तो मिट्टी ने कितना पानी अब्जॉर्व कर लिया? 50 ml। ओके, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक। ये जो डिफरेंस आ रहा है, 200 ml पानी आपने लिया था और जो नीचे इकट्ठा मिला है आपको वो सिर्फ 150 ml मिला है। तो ये जो 50 ml का डिफरेंस आया है, ये क्या है? ये वाटर की एब्जॉर्ब्ड वाटर का क्वांटिटी है कि कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है, मिट्टी ने कितने पानी को सोखा है। ओके, तो ये वो चीज़ है। तो सबसे पहले वेट ऑफ सॉइल हमने लिया था 50 ग्राम। सपोज हमने 50 ग्राम सॉइल ली थी। इनिशियल वॉल्यूम वाटर का हमने यू से डिनोट किया, यू एम एल। फाइनल वॉल्यूम वी एम एल। ठीक है, तो वॉल्यूम जो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेगी वो होगा वी माइनस यू। ओके, जो वेट ऑफ वाटर होगा वो होगा यू माइनस वी। पानी का वेट कितना होगा? यू। यू क्या था? इनिशियल माइनस वी मतलब फाइनल, तो पानी का वेट आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। अगर आपको ये निकालना है कि कितने परसेंट पानी एब्जॉर्ब हो गया, जैसे कभी कभी होता है कि आपको ये तो पता चल गया कि कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन आपको परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इनिशियल आपने अमाउंट लिया था, सपोज 200 ml अगर वाटर लिया था, तो 200 ml वाटर में से 150 आपको नीचे वाले बीकर में मिला। जो 50 ml है वो एब्जॉर्ब हो गया। तो 200 माइनस 150 अपॉन 50 इंटू 100। ओके, तो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 50 अपॉन 50 इंटू 100 मतलब 1%। ओके, रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैम्पल्स। अलग अलग सॉइल सैम्पल्स लेकर के आप इस एक्टिविटी को रिपीट करिए। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैम्पल्स? क्या आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे सारे सैंपल के लिए? डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपने दोस्तों से रिजल्ट डिस्कस करिए और इन क्वेश्चंस को आंसर करिए। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट? कौन सी मिट्टी का जो परकोलेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है? विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट? कौन सी मिट्टी का जो परकोलेशन रेट है वो सबसे कम है? तो अलग अलग तरह की मिट्टियों को इकट्ठा करके आप ये परकोलेशन रेट निकालिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस ये देखना है कि आपने जो पानी लिया है मिट्टी में डालने के लिए, उसका परकोलेशन रेट चेक करने के लिए उसका वेट कितना है। सपोज़ आपने 100 ml पानी लिया है, तो 100 ml आप कहीं लिख लीजिए। फिर आप उस 100 ml पानी को धीरे धीरे करके फ़नल में डालते जाओगे तो फ़नल से धीरे धीरे पानी टपकने लगेगा। तो वो जो पानी टपकेगा उसका वेट निकाल लीजिए। उसका वेट होगा 70 ग्राम, 70 ml और 80 ml। तो बचा जो 20 या 30 ml है वो पानी मिट्टी एब्जॉर्ब कर ली है, मिट्टी ने उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वही क्या है? परकोलेटिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। बुजू हर्ड फ्रॉम हिज नेबर दैट 8-10 days आफ्टर द रेन
बारिश होने के 8 से 10 दिन बाद द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड और वेल राइजेस, तालाब या कुएं का पानी जो है वो उसका लेवल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए पानी जो है वो ज़मीन में जा करके बहुत नीचे चला जाता है। ओके, और नीचे जाने के बाद वो छोटी छोटी नहरों से, छोटे छोटे रास्तों से जा करके ऐसी वाटर बॉडीज़ के पास जाता है जहाँ पर ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया। तो वो पानी जा करके कुएं में इकट्ठा होने लगता है। ओके, ज़मीन के नीचे से ही। ओके, जिसको बोलते हैं पानी का झरना। ओके, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ, झरना अलग होता है, वो फाउंटेन होता है। ओके, झरने को हम एक तरह का क्या बोलते हैं, फाउंटेन बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। ओके, बट अब मैं झरने की बात कर रहा हूँ। झरना मतलब धीरे धीरे पानी का रिसना। कुएं के अंदर बहुत सारे वाटर के छोटे छोटे झरने होते हैं, वहाँ से पानी गिरता रहता है। ओके, और उस कुएं को भरता रहता है। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट, कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करती है, मतलब किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत है। ओके, ये आपको पता लगाना है। तो देखिए 2 ही 3 तरह की मिट्टियाँ हमने पढ़ी हैं, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल। तो सबसे कम वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की होती है, उससे कम होती है लोमी सॉइल की, और सबसे कम होती है क्लेई सॉइल की। ओके, सबसे ज़्यादा होती है, आई मीन टू से, क्लेई सॉइल की। सबसे कम किसकी होती है? सैंडी सॉइल की। ओके, कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड? बिल्कुल, ऐसा कोई मेथड आपको सजेस्ट करना है कि जो बारिश का पानी है वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाए। ओके, जो भी सॉइल परकुलेट करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा परकुलेट कर पाए, ऐसा कोई मेथड हमको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो आप अपना दिमाग लगाइएगा पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वो मेथड है। ओके, सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और फसल। तो मिट्टी जो है वो आपको पता है क्या होती है, और फसल क्या होती है? जो अनाज मिट्टी में लगाया जाता है। तो देखिए मैं क्रॉप की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। क्रॉप ऐसे प्लांट्स का ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है। सपोज़ एक बड़ा सा खेत है, उसमें सिर्फ एक ही तरह के प्लांट्स मौजूद होने चाहिए। अगर गेहूं लग रहा है तो सिर्फ गेहूं के 100 200 500 हज़ार प्लांट होने चाहिए, उसके अलावा और गेहूं के अलावा और कोई प्लांट नहीं होना चाहिए, तब वो कहलाएगा गेहूं का क्रॉप। ओके, इसी तरह अगर आपने कॉर्न लगाया है, ओके, मेज़ लगाया है या कॉर्न लगाया है, तो सिर्फ कॉर्न के पेड़ होने चाहिए उस एरिया में, तब कहलाएगा कॉर्न का क्रॉप। अदरवाइज कॉर्न का क्रॉप वो नहीं कहलाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग तरह की मिट्टियाँ अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं इंडिया में। इन सम पार्ट्स देयर इज़ क्लेई सॉइल, कुछ हिस्सों में क्लेई सॉइल है, कुछ हिस्सों में लोमी सॉइल है, और कुछ हिस्सों में सैंडी सॉइल है। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाई, अब सॉइल के अंदर जो चेंज आता है वो विंड के कारण, रेनफॉल के कारण, टेम्परेचर के कारण, लाइट के कारण और ह्यूमिडिटी के कारण आ सकता है। ठीक है, सॉइल में जो चेंज आता है वो विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी के कारण आ सकता है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और सॉइल के अंदर, सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ब्लू कॉलम में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो हमारे लिए ज़रूरी हो सकती है। ग्राम एंड किलोग्राम आर यूजली यूनिट ऑफ मास। जो ग्राम और किलोग्राम हम पढ़ते हैं, ग्राम और केजी पढ़ते हैं, तो वो वो मास की यूनिट होती है। ओके, मास की यूनिट होती है। मास क्या होता है? देखिए, मास कोई भी चीज़ का मास हम ऐसे बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितने टुकड़ों से मिलकर बनी है। अब वो चीज़ चाहे लोहा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कांच हो, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा मास होगा, जितने कम पार्टिकल्स होंगे उतना ही कम मास होगा। अब जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो सपोज़ 5 फीट के एरिया में, 5 फीट के एरिया में, 5 फीट, 5 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर मैं बात करूं, तो 5 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर मैं एक बड़े से लोहे का बॉक्स रख दूं तो वो बहुत भारी होगा। वहीं अगर मैं एक गुब्बारे को रख दूं, उतना ही बड़ा एक गुब्बारा रख दूं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होगा। उसका रीज़न ये है कि जो लोहे के अंदर पार्टिकल्स होते हैं,
जो लोहा जिनसे बना है, आयरन के पार्टिकल्स, तो आयरन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। वहीं गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी हुई है वो बहुत दूर दूर हैं उसके पार्टिकल्स, तो इसलिए वो हल्की है, उसका मास कम है। यहाँ पर आयरन के पार्टिकल्स का मास ज़्यादा है। ओके, तो देखिए मास कहीं पर भी हो किसी भी चीज़ का चेंज नहीं हो सकता है, बट वेट जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, वेट कैसे चेंज हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वेट क्या होता है, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ग्रेविटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, तो हम जब हम नीचे जाते हैं तो हमको हल्का फील होने लगता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको हल्का सा भारी फील होने लगता है। उसका रीज़न क्या है, देखिए जब हम नीचे जाते हैं तो हम अर्थ की ग्रेविटी को हम टक्कर दे रहे हैं। अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो 9.8 है वो कितना हो गया है, 7.8। ओके, तो हमको हल्का सा हल्का फील होता है बॉडी में। ओके, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, मास टाइम्स ग्रेविटी। तो मास, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मास है 70 kgs। ओके, तो अगर मैं नॉर्मली खड़ा हुआ हूं अर्थ में, तो अगर उस 9.8 को 10 ले लिया जाए तो जो मेरा वेट होगा वो 700 kgs होगा। ओके, 700 kgs होगा। ओके, जो मेरा वेट होगा नॉर्मल वो 700 ग्राम्स होगा। ओके सॉरी, 700 किलोग्राम्स होगा या केजी होगा। ओके, बट जैसे हम लिफ्ट में चढ़ते हैं तो वो 9.8 या 10 जो हमने लिया था वो हो जाता है 8। तो यहाँ पर जो हमारा वेट है वो 700 से 580 फील होने लगता है, तो हमको लगता है हम हल्के हो गए। ओके, तो ये होता है हमको वेटलेसनेस फील होने का रीज़न, कि जो जी है ग्रेविटी वो कम हो जाता है, और वेट के फॉर्मूले में m इंटू जी आता है। तो अगर ग्रेविटी कम हो गई तो मास भी हमको कम लगने लगता है, वेट भी कम लगने लगता है। ओके, हालांकि मास कभी कम नहीं होता है, सिर्फ वेट कम होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। अर्थ में अगर किसी इंसान का वेट, मैं वेट की बात कर रहा हूँ, अगर किसी इंसान का वेट 60 kgs है तो मून में उसका वेट हो जाएगा 10 kgs। उसका रीज़न ये है कि मून में ग्रेविटी 1/6 हो जाती है अर्थ की। ठीक है, 1/6 ग्रेविटी हो जाती है अर्थ की मून में। ओके, तो मून में वेटलेसनेस फील होने लगती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। climatic factors as well as the components of the soil determine the various types of vegetation and crops they might grow in any region. Okay, that might grow in any region. तो जो climatic factors होते हैं और components of the soil होते हैं वो determine करते हैं क्या, vegetation और crop। कुल मिलाकर के देखिए किसी फसल को लगाने के लिए आपको उसके आसपास के एरिया के क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, जहाँ पर वो फसल लग रही है वहाँ किस तरह का मौसम होता है, कितना तापमान जाता है दिन में, कितना तापमान रात में जाता है, कितना टेम्परेचर दिन में जाता है, कितना रात में जाता है, बारिश कितनी होती है, हवा कैसी चलती है। तो जाके आपको ये सारी चीज़ें अगर पता हैं तो जाके आप क्रॉप लगा सकते हो वहाँ पर। क्लेई एंड लोमी सॉइल आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट। अब वीट और ग्राम यानी गेहूं और चने को उगाने के लिए क्लेई या लोमी सॉइल बहुत अच्छी होती है। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। इस तरह की जो मिट्टियां हैं वो पानी को रिटेन करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब पानी उनमें बहुत अच्छे से रिटेन हो जाता है। फॉर पैडी, सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। पैडी के लिए जो सॉइल्स रिच होती हैं क्ले और ऑर्गेनिक मैटर में, क्ले मतलब होता है चिकनी मिट्टी, और ऑर्गेनिक मैटर में जो सॉइल्स रिच होती हैं एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। देखिए फसलों को उगाने के लिए ऐसी मिट्टी चुनी जाती है जो ऑर्गेनिक, जिनमें ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर या खाद ज़्यादा हो, जिनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी हो, ऐसी मिट्टी चुनी जाती है। ठीक है, लेंटिल्स मतलब मसूर जो होती है, मसूर की दाल और दूसरी दालें जो होती हैं, लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। तो देखिए लेंटिल्स यानी मसूर और दालों के लिए लोमी सॉइल अच्छी होती है। ओके, क्योंकि इसकी वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती। ओके, फॉर कॉटन सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल इज़ गुड। कॉटन उगाने के लिए सैंडी सॉइल अच्छी होती जो कि आसानी से वाटर को ड्रेन कर देती। ओके,
एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, और उसमें प्लेंटी ऑफ एयर बीच में आ जाती है, क्योंकि सैंड में हमने देखा था पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं तो उसके बीच में हवा आसानी से फंस सकती है। ओके, क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल्स, गेहूँ जैसे जो फसल है वो बहुत ही चिकनी क्लेई मिट्टी में उगाते हैं। बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस, क्योंकि ये जो क्लेई मिट्टी है ये ह्यूमस में रिच होती है। ह्यूमस क्या होता है? खाद। ओके, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और जो भी डाउट्स हैं आप लोगों को, जो भी चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं, वो आप प्लीज़, आगे मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर से, तो आपके जो जो भी डाउट्स हैं वो आप डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।